आप सबको नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तरफ से भी अस्सलाम अलैकुम। मेरे भाइयों और बहनों, कहीं गलत फहमी तो नहीं हुई कि लॉन्ग मार्च आज था? जितना बड़ा जम्मे गफीर आज यहाँ मौजूद है, मुझे तो लग रहा है कि आपको गलत फहमी हुई थी कि आज लॉन्ग मार्च आज है। और ये अगर प्रोटेस्ट रैली है और ये अगर एहतजाज है तो कान खोल के सुन भी लो और आंखें खोल के देख भी लो कि जिस दिन आवाम लॉन्ग मार्च के लिए यहाँ पहुंचेगी, यहाँ क्या आलम होगा। देखो मेरे भाइयों और बहनों, हम आज एक ऐसी सड़क पर मौजूद हैं जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू कहते हैं, यानी कि शायराए दस्तूर, जिसकी दोनों इतराफ में इंसाफ देने वाले इदारे हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मैं बहुत अफसोस के साथ ये बात कहती हूँ कि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ ना आईन है ना कोई इंसाफ है। और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर हम इसलिए जमा हुए हैं कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उसकी आईनी जिम्मेदारियां याद दिलाएं। हम यहाँ पर इसलिए जमा हुए हैं कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और मोहतरम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये बताएं कि आपका इदारा पाकिस्तान का इदारा है, पाकिस्तान का आईनी इदारा है और पाकिस्तान की कौम का इदारा है। ये वो इदारा है जिसको आईन ने आपकी और अवाम की राय का अमीन बनाया है। ये वो इदारा है जिसको पाकिस्तान की आईन की सब्ज किताब ने आपके वोट की इज्जत की जिम्मेदारी अता की है। और ये वो इदारा है जिसको अवाम के वोट की इज्जत करवानी थी। बताओ, अवाम के वोट की इज्जत करवाई इस इदारे ने? मैं आज आपको पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े फ्रॉड की कहानी सुनाती हूँ। जानते हो उस फ्रॉड का नाम क्या है? उस फ्रॉड का नाम है तहरीक-ए-इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस। क्या नाम है? अब मेरे पीछे पीछे बोलना है ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी बात सुन रहे हो और आपको आवाज आ रही है, और ये कि आपको अपनी बहन और बेटी की बात समझ आ रही है। क्या आप जानते हैं कि नवंबर 2014 यानी 2014 में तकरीबन 7 साल पहले, 6.5 साल पहले ये केस दायर हुआ था। कितने साल पहले? अब तक नवाज शरीफ का केस तो दिनों में चलता है और दिनों में खत्म होता है, और दिन में 2-2 समातें भी होती हैं, लेकिन 7 साल में इस इदारे ने अभी तक सिर्फ 70 समातें की। कितनी समातें? और जानते हो, ये जो जाली खान है, पाकिस्तान पर जो अजाब मुसल्लत किया हुआ है, उसका नाम क्या है? जानते हो कि इमरान खान ने इस मुकदमे को मुलतवी कराने की कितनी बार कोशिश की? 30 बार। कितनी बार? कौन कहता था कि अगर चोरी नहीं की तो तलाशी दे दो? कौन कहता था? तो आज पीडीएम और अवाम आपसे पूछती है कि अगर चोरी नहीं की तो 30 बार मुकदमे को रुकवाने की कोशिश क्यों की? और जानते हो इस ताबेदार खान ने
हाई कोर्ट में दरखास्तें दी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस मुकदमे की समाअत नहीं कर सकता। 6 दरखास्तें दी। कितनी दरखास्तें दी? और जानते हो कि एक कमेटी बनाई ईसीपी ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक कमेटी बनाई जिसको कहते हैं स्क्रूटनी कमेटी, जिसको कहते हैं तहकीकाती कमेटी, जिसका काम था तहकीकात करके उसकी तफसीलात अवाम के सामने रखना। लेकिन जब तहकीकात शुरू हुई तो ऐसी जराइम की ऐसी लंबी दास्तान सामने आई कि क्योंकि ऊपर से हुक्म था तो तहकीकाती कमेटी को, स्क्रूटनी कमेटी को कहा गया कि इनके ऊपर हथौला रखो, और वो स्क्रूटनी कमेटी फिर इमरान खान की और ईसीपी की ताबेदार बन गई। जानते हो कितने साल हो गए? 3 साल हो गए स्क्रूटनी कमेटी अभी तक इसकी तहकीकात ही करती जा रही। कितने साल हो गए? हालांकि इतने वाज़े और होश उड़ा देने वाले हकायक हैं जिनका फैसला 3 साल तो क्या 3 दिन में हो सकता है, लेकिन 3 साल से ये सांप बनकर उसके ऊपर बैठे हुए हैं। और जानते हो कि 80 समाअतों के दौरान इमरान खान ने कम से कम 24 मर्तबा कार्रवाई रुकवाने की कोशिश की। कितनी मर्तबा? और 4 दरखास्तें दी कि कार्रवाई को खुफिया रखा जाए। कितनी दरखास्तें दी? और अगर इतना ही आपका दामन साफ था तो क्यों दरखास्तें दी कि कार्रवाई को खुफिया रखा जाए? इसका मतलब है चोरी तो हुई है, और ना सिर्फ चोरी हुई है बल्कि बहुत बड़ी चोरी हुई है। लगाना चाहता हूँ, दुनिया को बताना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ। और देखो बयान बदलना तो इनका रोज का काम है, इसीलिए इनको यू टर्न खान कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्होंने यहाँ सिर्फ बयानात नहीं बदले, इन्होंने 8 वकील बदले, लेकिन 8 कितने वकील बदले? लेकिन 8 वकीला को बदलने के बाद भी चोरी नहीं छुपी। बोलो, चोरी नहीं छुपी। और जानते हो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, जो कि एक और कौमी इदारा है, उसने इमरान खान के 23 खुफिया बैंक अकाउंट पकड़े। कितने बैंक अकाउंट्स पकड़े? जो बैंक अकाउंट्स इसने ईसीपी से और पाकिस्तान की आवाम से छुपा कर रखे थे, वो 23 बैंक अकाउंट्स जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसने पकड़ लिए इसके। और ये 23 बैंक अकाउंट्स इस इमरान खान के दस्तखतों के साथ ऑपरेट हो रहे थे। ये नहीं कि इनको पता नहीं था, जानबूझ के पाकिस्तान की आवाम से और ईसीपी से अपना जुर्म छुपाया इन्होंने। और स्क्रूटनी कमेटी खुद ये एतराफ़ करती है कि ये हकायक हम आपको फराहम नहीं कर सकते क्योंकि इमरान खान ने मना किया है। मेरे भाइयों, अब पता चला कि चोर 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 की गिरदान करने वाला खुद सबसे बड़ा चोर निकला। क्या आप ये जानते हो? एक और जुर्म सुन लो। जानते हो ये पैसा जो इमरान खान के अकाउंट्स में आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट से आया, ये कैसे आया जानते हो? किसके जरिए आया? हुंडी के जरिए। किसके जरिए आया? जानते हो ना हुंडी के जरिए कौन सा पैसा लाया जाता है? जानते हो ना?
अब पता चला कि ये कंटेनर पर चढ़कर धरने में क्यों आवाम को तरगीब देता था कि हुंडी के जरिए पैसे मंगवाओ, क्योंकि ये खुद हुंडी के जरिए ये चोरी और पता नहीं खुफिया का पैसा कहां से मंगवा रहा था। और मेरे भाइयों बहनों, ये बताओ क्या जानते हो किन 2 मुल्कों से इसको फंडिंग हुई? जानते हो? 2 मुल्कों से इसको बहुत बड़े बड़े फंड आए। एक है इंडिया, भारत, क्या? और दूसरा है इस्राइल। वो इस्राइल जो फलस्तीनियों को के ऊपर मजालिम पर मजालिम ढा रहा है। इस्राइली इमरान खान को पैसा दे रहे थे। अब जानते हो कि ये पैसा खुफिया अकाउंट्स में क्यों आया? और ये भी जानते हो कि ये पैसा हुंडी के जरिए भी आया और इमरान खान के जाती मुलाजमों के अकाउंट्स में आया। किन के अकाउंट्स में आया? और इसको फंडिंग इंडिया से जानते हो किसने की? भारतीय जनता पार्टी के अरकान ने, जिसका नाम दोसांझ है। दोसांझ, ये लिखा है मेरे पास ये नाम, उसका नाम है इंदरजीत दोसांझ। भारतीय जनता पार्टी का वो मेंबर है, उसने इसको फॉरेन फंडिंग में पैसा दिया। और जिस इस्राएली ने इसको पैसा दिया उसका नाम है बैरी सी शेप्स। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ऐसी बेतहाशा कंपनियों और लोगों ने इसको पैसा दिया। और अब देखो, जब आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से फंड लोगे तो फिर मोदी की जीतने की दुआएं क्यों नहीं मांगी जाएंगी? फिर कश्मीर क्यों मोदी की झोली में नहीं फेंका जाएगा? भाई, जिनसे आप पैसे लेते हो उनका काम भी तो करना पड़ता है ना। फिर करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? और फिर मेरे भाइयों ध्यान से ये बात सुनना। और जब कहता है ना कि पीडीएम से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, पीडीएम से इतना फर्क पड़ा है कि जो 7 साल से केस दबाकर बैठा हुआ है वो इसको खोलना पड़ गया है। और जानते हो, जब पीडीएम ने और अवाम के दबाव में जवाब देना पड़ा तो इसने क्या जवाब दिया जानते हो? कहता है कि मुझे नहीं पता, ये सब मेरे एजेंट्स ने किया है। किसने किया है? कहता है मैंने नहीं किया, मुझे नहीं पता, सब मेरे एजेंट्स ने किया है। वाह 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 वाह, तालियां बजाओ, तालियां। या तो वो खुद बहुत बड़ा बेवकूफ है या वो मेरे भाइयों पीडीएम को और पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ समझता है। तो बड़ी अच्छी बात है कि जब पैसे धड़ाधड़ आ रहे थे और उन पैसों को तुम एक मुंतखब हुकूमत और एक मुंतखब अवामी वजीर आजम जिसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ, जब तुम पानी की तरह पैसा बहा रहे थे और धरनों पर खर्च कर रहे थे, उस वक्त तुम्हें नहीं पता था कि ये पैसा एजेंसी के पास से आया है या कहाँ आया है? पैसा आते वक्त नहीं पता था कि एजेंट्स के थ्रू आया है। जब जवाब देना पड़ा तो एजेंट्स याद आ गए। और 7 साल बाद याद आया, जब अवाम ने जवाब मांगा, जब दबाव पड़ा तो 7 साल बाद याद आया कि पैसे तो मेरी एजेंट्स को पता है, मुझे पता नहीं है। बोलो जरा एक दफा, बोलो वाह वाह वाह। वेरी गुड। दस्तखत करने का पता था भाइयों, सुनना, दस्तखत करने का पता था, पैसा वसूल करने का पता था, पानी की तरह पैसा साजिशों में इस्तेमाल करने का पता था,
मुंतखब हुकूमत को गिराने में पैसा इस्तेमाल करने का पता था, मगर ये पता नहीं था कि करोड़ों और अरबों और खरबों जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है। बिल्कुल उसी तरह मेरे भाइयों, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ये कहता है कि मुझे हुकूमत में आने की मेरी तैयारी नहीं थी। भाई, हुकूमत में आने की तुम्हारी तैयारी नहीं थी, तुम्हें काम करना नहीं आता था, लेकिन अवाम की जेबों पर डाका डालने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। अवाम की खिदमत करने की तैयारी नहीं थी, लेकिन अवाम को लूटने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। महंगाई को आसमान पर पहुंचाने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। आटा, चीनी, गंदम और दवाइयों पर डाके डालने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। अगर ये सब तुम्हारे एजेंट्स ने किया है, इस्लामाबाद और पिंडी के भाइयों और बहनों, अगर ये सब तुम्हारे एजेंट्स ने किया है, तो जरा ये भी बता दो ईसीपी के सामने कि 2018 के इलेक्शंस में तुम्हारे बैलेट बॉक्सेस में वोट किस एजेंट ने डाले थे। जरा ये भी पाकिस्तान के अवाम को बता दो कि अगर पैसा देने वाले एजेंट्स थे तो तुम्हें इक्तदार में लाने वाले एजेंट्स कौन थे। और ये भी बता दो कि साकिब निसार से तुम्हें जाली साकिब और अमीन, सादिक और अमीन नहीं, साकिब और अमीन का सर्टिफिकेट दिलवाने वाले एजेंट्स कौन थे। और अब ये भी बता दो, यहाँ मीडिया की वैन्स मौजूद हैं, ये भी बता दो कि तुम्हारे लिए मीडिया को मैनेज करने वाले, मीडिया को दबाव में लाकर अपनी मर्जी की खबरें चलवाने वाले एजेंट्स कौन है। पूछो मेरे भाई, कौन है वो एजेंट्स। और ये भी बता दो कि तुम पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की तबाही के जिम्मेदार हो, तुम पाकिस्तान के बड़े बड़े जराइम के जिम्मेदार हो। तो जरा ये भी बता दो, तुम्हारे हर जुर्म और हर गलती पर पर्दा डालने वाले एजेंट्स कौन हैं? कौन है? आवाज नहीं आ रही, कौन है? काश सुन तो रहे होंगे, मेरा ख्याल है कि ये आवाज पहुंच जाएगी कि लोग जानते हैं कि तुम्हें 22 करोड़ अवाम पर मुसल्लत करने वाले एजेंट्स कौन हैं। देख लो, जहां जहां आवाज जा रही है, देख लो, लोग नहीं डर रहे। पाकिस्तान बदल रहा है। तुम जितना भी जोर आजमा लो, तुम जितना भी अपनी ताकत आजमा लो, तुम पाकिस्तान के अवाम से नहीं जीत सकते। बताओ कि पाकिस्तान की अवाम अब जमहूरियत के लिए खड़ी हो गई है या नहीं खड़ी हो गई? हाथ उठा के बता दो मुझे। और अब मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। मेरे साथ ये सवाल पूछोगे ना? मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्यों 2018 के इलेक्शन में जब आपके हाथ पांव बांधकर आरटीएस को बंद किया गया, आप क्यों खामोश रहे? पूछो, आप क्यों खामोश रहे? जब आपके इदारे, मैं ईसीपी की बात कर रही हूं, अभी बाकी इदारों की बात नहीं कर रही, डरने की जरूरत नहीं है। जब आपके इदारे यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यरगमाल बनाकर एक नाअहल
और तारीख के सबसे बड़े नालायक शख्स को सिलेक्ट करके, क्या करके, आवाम के वोटों पर डाका डालकर, जब वो एक तारीख के सबसे ज्यादा नालायक और नाअहल शख्स को 22 करोड़ आवाम की किस्मत का मालिक बना दिया गया, तो आप क्यों नहीं बोले? ईसीपी मुझे बताएं, आप क्यों नहीं बोले? बोलो। आज आपके इदारे की नाकामी और खामोशी की सजा मेरे 22 करोड़ अवाम भुगत रहे। बोलो, भुगत रहे हो ना? आज जब पेट्रोल बम, जिसको उर्दू में पेट्रोल बम कहते हैं, वो आज जब अवाम के सरों पर गिरता है, तो ईसीपी वालों सुन लो, ये अवाम तुम्हें भी इसमें शरीके जुर्म ठहराती है। ठहराते हो? आज जब हर रोज कमर तोड़ महंगाई होती है, मैं जानती हूं आपके घरों में महंगाई का डेरा है, मैं जानती हूं। आज जब रोज अवाम के ऊपर महंगाई का तूफान आता है, तो महंगी बिजली, महंगी गैस, महंगा आटा, महंगी रोटी, महंगी चीनी, महंगा साबुन, महंगा खाने पीने का कुकिंग ऑयल जिसको कहते हैं, किस किस चीज का मैं नाम लूं। आज जब उन चीजों की कीमतें रोज अवाम की पहुंच से बाहर हो जाती है, तो अवाम आपको भी इस जुर्म में शरीके जुर्म ठहराते हो। बोलो, मैं ठीक कह रही हूं? आज जब अद्वियात की, दवाइयों की कीमतें बढ़ी है ना, आज जब अद्वियात की कीमतें गरीब मरीजों की पहुंच से बाहर हो जाती है, तो ईसीपी को लोग शरीके जुर्म ठहराते हैं। आज जब मेरे यंग बच्चे, नौजवान लड़कियां, नौजवान लड़के आज जब बेरोजगार होते हैं, तो याद रखो ईसीपी आवाम तुम्हें भी शरीके जुर्म ठहराती है। आज जब क्या असातिज़ा, क्या हुकूमत के मुलाजिम, क्या ब्यूरोक्रेसी, क्या लेडी हेल्थ वर्कर्स, क्या पाकिस्तान स्टील मिल के मुलाजमीन आज हर कोई सड़कों पर एहतजाज कर रहा है, तो याद रखो ईसीपी अवाम तुम्हें भी शरीके जुर्म ठहराती है। आज जब गर्दिशी कर्जा 3000 अरब की बुलंद सतह पर चला जाता है, लेकिन अवाम को तब भी बिजली नहीं मिल रही, तो याद रखो ईसीपी लोग आपको भी शरीके जुर्म ठहराते हैं। और आज जब अचानक पूरे मुल्क के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर, चारों सूबों के अंदर बिजली बंद हो जाती है, अचानक पूरा मुल्क अंधेरों में डूब जाता है, तो याद रखना ईसीपी इस नाअहली और नालायकी में लोग आपको भी शरीके जुर्म ठहराते हैं। और आज जब ब्रॉडशीट स्कैंडल जिसको पाकिस्तान की आवाम फ्रॉडशीट स्कैंडल को कहते हैं, आज जब उसमें ये हकायक सामने आते हैं कि तुमने 22 करोड़ आवाम के खून पसीने की कमाई चुपचाप रातों रात स्मगल करवा दी पाकिस्तानी हाई कमीशन में, और वो जाली फॉर्म उसको ले उड़ी, वो तुमने भेजी ही इसलिए थी कि क्योंकि तुम्हें पता था वो जब्त हो जाएगी। और वहां तक नहीं बात, देखो ये ऐसे लोग हैं, इमरान खान और उसकी हुकूमत, ये उसमें से भी कमीशन मांग रहे थे, और आज जब तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल ब्रॉडशीट, जिसका नाम फ्रॉडशीट है, वो सामने आता है और अवाम के खून पसीने की कमाई इनकी कमीशंस में जाती है, तो याद रखो ईसीपी लोग तुम्हें भी शरीके जुर्म ठहराते हैं। और आज मलेशिया में, मेरे भाइयों बात सुनो, आज मलेशिया में जब
आज मलेशिया के अंदर जब लीज पे ना होने की वजह से 170 पाकिस्तानी मुसाफिरों को जहाज से उतार लिया जाता है, तो उस शर्मिंदगी और उस नालायकी और नाअहली में भी लोग ईसीपी को शरीके जुर्म ठहराते हैं। और आज जब हजारा बरादरी के साथ जुल्म होता है, उनके गले कटते हैं। मैं गई थी वहां पर उनको गले लगाने के लिए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे उनकी दर्द की दास्तान सुनते हुए। और आज जब वो इस जाली वजीर आजम को कहते हैं कि हमारे पास आओ, हमारी लाशें पड़ी हैं, तो ये कहता है कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। और जब आज पाकिस्तानियों के साथ और हजारा बरादरी के साथ ये तौहीन-आमेज़ सलूक होता है कि ये क्वेटा जाता भी है तो वहां पर एक यूनिवर्सिटी में बैठकर जो मुतासरीन हैं, जिनके भाई बेटे और खावन शहीद हो गए, उनको कहता है मेरे पास चल कर आओ, मैंने तुमसे ताज़ियत करनी है। तो आज इस किस्म की जो तज़हीक पाकिस्तान के अवाम की आज हो रही है, ईसीपी सुन लो कि पाकिस्तान की अवाम तुम्हें भी इस जुर्म में शरीक समझती है। और ईसीपी जवाब दो, ईसीपी जवाब दो, बोलो ईसीपी जवाब दो कि पाकिस्तान के साथ ये तारीख का सबसे बड़ा जुल्म जो सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स ने किया था, आप बताओ कि आप इतने बड़े जुर्म में हिस्सेदार क्यों बने? क्या बिगाड़ा था इन मासूम पाकिस्तानियों ने आपका? क्या बिगाड़ा था इन मासूम पाकिस्तानियों ने आपका? और याद रखना, इदारों पर वो शख्स हमला करता है जो इदारों को यरगमाल बनाकर जबरदस्ती उनसे नाइंसाफी पर मबनी फैसले लेता है। क्योंकि ये जो एजेंट्स होते हैं ना, जो पीछे से काम करते हैं, ये सामने नहीं आते, सामने होते हैं ईसीपी जैसे इदारे, और अवाम की उंगलियां फिर इन इदारों की तरफ उठती हैं। वो लोग पीछे छुपे होते हैं, उनको पता होता है कि हमारा चेहरा कोई नहीं जानता।